हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा मौर्य। वेलकम टू इजी बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। तो हमारे अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लाइक द प्लांट, एनिमल्स एंड वेरियस अदर बैक्टीरिया। एंड सारे ही ऑर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल यूनिट दैट इज कॉल्ड सेल। सो इस सेल में हमारे अर्थ पे देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी विच वी सी। एंड हर डाइवर्सिटी में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, different type of tissue then form a organ and then a organ system and then उससे एक पूरा organism form हो रहा है। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे everything about the cell. So first of all the living organism they are made up of different type of cell that can be a single cell or a multi cell. तो एक सेल से भी बने हो सकते हैं वो, और बहुत सारे सेल से भी बन सकते हैं। तो लिविंग प्रोसेस जो है ह्यूमन बॉडी का, दैट आर मेंटेन्ड एट सेवरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन में हम इंक्लूड कर सकते हैं उनके केमिकल एस्पेक्ट को, सेल्यूलर एस्पेक्ट, या टिश्यू के लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे, और यू कैन से एट द ऑर्गन सिस्टम एंड द ऑर्गेनिज्म। तो ये हायरार्की भी आप सब लोगों ने पढ़ी होगी। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन हियर दैट फर्स्ट द बेसिक यूनिट इज सेल। और बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, एंड जब बहुत सारे टिश्यू दे एग्रीगेट टू परफॉर्म अ सिंपल फंक्शन और सिमिलर फंक्शन, तब एक ऑर्गन फॉर्म होता है। और उसी ऑर्गन में बहुत सारे जब सिस्टम्स बन जाते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लाइक लिवर और पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सारे ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ ऑर्गन सिस्टम। एंड व्हेन मेनी ऑर्गन सिस्टम्स आर देयर, देन इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम भी है, ऑर्गन भी है, टिश्यू भी है और सेल भी है। ठीक है, तो हम इस हायरार्की में सबसे पहले वाले जो हायरार्की है दैट इज द सेल, उसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो सेल सबको पता है, दिस इज द बेसिक फंक्शनल मतलब काम करने वाली यूनिट, और एक स्ट्रक्चर जो एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही हो सेल को। ओके, दैट ऑल इज द यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल। तो सेल से ही सारी चीजें बन रही हैं यहाँ पर। तो ऑल सेल्स आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ लेबर। तो जितने भी सेल्स हम आज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सभी एक डिवीजन ऑफ लेबर को, मतलब एक काम को करने के लिए केपेबल है। ठीक है, और उस काम को करके एक सेल एक काम करेगा, तो बहुत सारे काम है सेल के अंदर, एक बॉडी के अंदर। तो बहुत सारे सेल मिलके बहुत सारा काम करना है, तो वो क्या करते हैं, काम को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करने से पहले दे विल फॉर्म अ टिश्यू, और उस टिश्यू को डिवाइड होके दे विल डू अ सिमिलर फंक्शन। तो बहुत सारे टिश्यू एक काम करेंगे, बहुत सारे दूसरे टिश्यू दूसरे काम करेंगे, मतलब मिल के काम होगा, तो काम एफिशिएंटली होगा और जल्दी भी होगा। तो हर एक सेल जो बॉडी का है, दैट कंप्राइजेस ऑफ अ सेल, एंड द जेनेटिक मटेरियल इज आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द सेल, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होगा। वो सारा इन्फॉर्मेशन भी सेल के पास रहता है, डीएनए के पास होता है, न्यूक्लियस के पास होता है, जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, हम हर ऑर्गेनेली का भी फंक्शन पढ़ेंगे। तो आप वहां भी देखेंगे कि कैसे एक सेल के अंदर बहुत सारा फंक्शन रेगुलेट कर रहा है, और जस्ट अ सिंगल सेल। तो सबसे पहले हम उसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था सेल, क्योंकि पहले के ज़माने में तो लोगों को नहीं पता था लाइक व्हाट इज सेल एंड व्हाट इज ऑल दिस। तो जब अर्थ फॉर्म हुई थी, व्हेन द ओरिजिन ऑफ अर्थ वाज देयर, तो उस टाइम पे सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म था दैट वाज द एल्गी, जो सबसे पहले अर्थ पे आए थे। ठीक है, अर्थ पे एल्गी आए थे एंड दे वर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो भी सेल से बने थे। तो सेल को आइडेंटिफाई करने वाले जो साइंटिस्ट है दैट वाज द रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपनी एक बुक भी लिखी थी, दैट इज द माइक्रोग्राफिया। एंड उन्होंने अपने काम के बारे में उस बुक में मेंशन किया था। एंड वहाँ पे उन्होंने जो ये खुद उस टाइम पे माइक्रोस्कोप भी नहीं हुआ करते थे, सो ही बिल्ड हिज ओन माइक्रोस्कोप। उन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया, एंड उस माइक्रोस्कोप के अंदर ही ऑब्जर्व अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। ठीक है, कॉर्क होता है जो पेड़ की छाल होती है। ठीक है, पेड़ की छाल को उन्होंने वहां से कुछ सेल्स को, मतलब you can say isolate किया, and then he designed his own microscope। और उस माइक्रोस्कोप को डिजाइन करने के बाद उस कॉर्क के पीस को उन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, एंड ही फाउंड अ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। हनीकॉम मतलब कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा उन्हें कुछ ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट, छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर वहां पे देखने को मिले, एंड दैट दो स्ट्रक्चर्स, उन स्ट्रक्चर्स का नाम उन्होंने सेल रखा। तो सेल एक्चुअली एक वर्ड है, लैटिन वर्ड सेल्यूला, उससे निकला है, विच मीन्स अ स्मॉल रूम। ओके,
उसका मतलब एक स्मॉल रूम। तो सेल का नाम भी रॉबर्ट हुक ने ही रखा था। एंड ही हैज ऑब्जर्व्ड अ डेड सेल। उन्होंने एक डेड सेल ऑब्जर्व किया था जो कि एक पेड़ के यू कैन से कॉक से लिया गया था। तो बहुत सारे और दूसरे साइंटिस्ट भी आए जिन्होंने सेल के बारे में डिस्कवर किया। तो सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक थे। तो उसके बाद जो थे एंटोन वॉन लिवेनहुक। एंटोन वॉन लिवेनहुक ने सबसे पहली बार लिविंग सेल को आइडेंटिफाई किया था। और ये लिविंग सेल उन्होंने कहाँ से आइडेंटिफाई किया था? ही वॉज एक्चुअली शॉपकीपर। वो बाय प्रोफेशन एक शॉपकीपर थे। एंड ही डू हिज एक्सपेरिमेंट इन हिज शॉप इवन ओनली। और उन्होंने अपना ही खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। एंड खुद के माइक्रोस्कोप में एक दिन ऐसे ही बारिश हुई एंड ही थॉट कि उस बारिश के पानी से उन्होंने उसको अपने स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। एंड फर्स्ट टाइम उन्होंने लिविंग सेल को देखा। He observed the bacterias and the everything that was present in that water, rain water. तो सबसे पहला क्रेडिट तो रॉबर्ट हुक को जाता है। उसके बाद दूसरा क्रेडिट जो है एंटोन वॉन लिवेनहुक को जाता है, जिन्होंने सबसे पहली बार लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए 1831 में एंड उन्होंने न्यूक्लियस न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई किया एक सेल के अंदर। फिर 1838 टू 1839 सिचिलिडन एंड श्वान आए, उन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया। और वो सेल थ्योरी में उन्होंने ये सब बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल से बनते हैं। और जितने भी सेल के प्रोडक्ट्स हैं या आज जो हम सेल्स देख रहे हैं वो कभी पहले के जो सेल्स थे उसी से ही आए हैं वो सारे सेल्स। इस तरह से उन्होंने सेल थ्योरी बनाई। ठीक है। फिर रुडोल्फ वर्चो आए। रुडोल्फ वर्चो 1855 में उन्होंने बताया कि ऑल दी सेल्स अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसके लिए उन्होंने एक वर्ड दे दिया, दैट वाज ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। तो ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थे दूसरे दूसरे साइंटिस्ट के जिन्होंने हमें ये जानने में बहुत हेल्प करी, लाइक हाउ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये कैसे पता चले सबको। तो इनका बहुत ही ज़्यादा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हमारी साइंस में, आप कह सकते हैं। लाइक कि इन्होंने हमें एक पाथवे बताया, लाइक जिससे सारे ऑर्गेनिज्म हम सब लोग बने हैं। So a huge contribution was given by all these scientists, and for that they have given the Nobel Prize. तो सेल थ्योरी में देने वाले जो साइंटिस्ट हैं, दैट इज मैथियस जैकब सिचिलिडन, जो जर्मन बॉटनिस्ट थे। ही वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट इन 1838। एंड दूसरे साइंटिस्ट थे इनके साथ थियोडर श्वान, जो एक जर्मन जूलॉजिस्ट है, इन 1839। दोनों ने ही मिलके बहुत ही अच्छी थ्योरी दी सेल के ऊपर। और रुडोल्फ वर्चो ने भी इसमें अपना एक टर्म ऐड किया, दैट वाज द ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। तो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग आप ये जान सकते हैं इस थ्योरी में कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल से बने हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। और सेल ही वो साइट है जहाँ पे सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब है कि जो भी डाइजेशन होना है, सर्कुलेशन होना है, जितना भी कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, जो भी रिएक्शंस हैं बॉडी के अंदर चलने वाली डायनामिक स्टेट के अंदर, वो जितनी भी रिएक्शन है सेल के अंदर ही होंगी। और सेल ही वो यूनिट है स्ट्रक्चर बनाने वाली और काम करने वाली। और जितने भी आज के सेल्स हम देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं पहले के ही सेल्स के डिवीजन की वजह से है। और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी लाइफ जो है एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। जैसा आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा, लाइक लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम द जाइगोट। तो जाइगोट भी एक सिंगल सेल से बन रहा है आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द एग। तो स्पर्म और एग जब यूनाइट करते हैं इट विल फॉर्म अ जाइगोट। तो जाइगोट से ही पूरी लाइफ स्टार्ट हो रही है। तो सेल एक बेसिक यूनिट है जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा। तो एक छोटे से सेल से यू कैन सी हाउ अ बिग ऑर्गेनिज्म इज मेड। एलिफेंट भी एक छोटे से सेल से बना और दूसरे एनिमल्स भी एक छोटे से सेल से ही बने हैं। बट वायरसेस जो हैं वो सेल की थ्योरी में नहीं आते, बिकॉज वायरसेस का कुछ अलग ही स्टोरी है। वायरसेस आप ये समझ सकते हैं दे आर बिटवीन दी बॉर्डर लाइन। ना तो ये लिविंग होते हैं ना ही नॉन लिविंग होते हैं। बाहर है ये बॉडी के तो नॉन लिविंग है। जैसे ही ये होस्ट के ऑर्गेनिज्म के अंदर गए, ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर गए, यू कैन से एक होस्ट इन्होंने पकड़ लिया किसी को और उसकी मशीनरी को ये यूज करने लग जाते हैं अपने आप को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए वायरसेस के अगेंस्ट वी कांट मेक एनी मेडिसिन।
वायरसेस के अगेंस्ट हम कोई मेडिसिन नहीं बना सकते, बिकॉज अगर हमने वायरसेस के अगेंस्ट मेडिसिन बनाया तो जस्ट भी होस्ट के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर ये वायरस है, वो होस्ट को भी हार्म कर सकता है वो मेडिसिन। सो वी कांट मेक एनी मेडिसिन अगेंस्ट वायरसेस, बिकॉज वायरसेस जो है सेल की थ्योरी में आते ही नहीं है, हम इनको अलग से पढ़ते हैं, इनके लिए कुछ अलग ही चीज़ें बनाई गई हैं और ये कुछ अलग ही होते हैं, इनका अलग ही मशीनरी चलता है बॉडी के अंदर। So this is the microscope जो रॉबर्ट हुक ने बनाया था, that was in 1670। तो 1670 में हुक ने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया। You can see the image of the microscope in this figure। and इधर जो बगल में है, this is the Anton von Leeuwenhoek microscope। ये एंटोन वॉन लिवेनहुक ने ये माइक्रोस्कोप बनाया था। तो दोनों ही माइक्रोस्कोप अलग तरीके से थे। इसमें सिंपल टाइप का था माइक्रोस्कोप, कॉन्वेक्स लेंस इन लोगों ने यूज किया था और इस लेंस को यूज करके इन लोगों ने थोड़ा सा फिजिबिलिटी कर दी थी कि हम सेल तो बहुत नेकेड आई से हम देख नहीं सकते हैं। तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा था उस टाइम पे, टू प्रिपेयर अ माइक्रोस्कोप एंड देन ऑब्जर्व सच अ टाइनी ऑब्जेक्ट, क्योंकि उस टाइम पे कभी माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे, इन 80s मतलब 19th सेंचुरी की बात है। तो उस टाइम पे यही माइक्रोस्कोप चलते थे और इसी के अंदर वो अपने जितना भी ऑर्गेनिज्म थे या यू कैन से जो भी सेल्यूलर टाइनी ऑब्जेक्ट थे उसको ये ऑब्जर्व करते थे। सो माइक्रोस्कोप जो है धीरे धीरे एडवांस हुए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई सारी चीज़ों में एडवांसमेंट हुआ। जो आज हम सिंपल माइक्रोस्कोप अपनी लैब में देखते हैं वो हुक के माइक्रोस्कोप के प्रिंसिपल के ऊपर ही बना हुआ है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं आई पीस होता है, दिस इज द आई पीस जो हमें हुक के माइक्रोस्कोप से आइडिया लेके बनाया गया है। दिस इज द आई पीस, ये आई आंखों के पास रखते हैं एंड इसके नीचे जो है दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और यहाँ पे कोर्स फोकस है, दिस इज द कोर्स फोकस, हम इसे फोकस करते हैं एंड दिस इज द फाइन फोकस, इससे फाइन एडजस्टमेंट लेके आते हैं। और ये जो है इसका आर्म है, यहाँ से हम इसको पकड़ते हैं और नीचे यहाँ पे कंडेंसर फोकस लगा होता है एंड यहाँ पे नेचुरल लाइट हम यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में, जो आप सबके लैब में होगा, आपने देखा भी होगा। एंड दिस इज द लाइट सोर्स जहाँ से लाइट एंटर होती है इस लेंस पे और ये लेंस से लाइट एंटर होने के बाद स्लाइड पे दिखती है हमें और इसको स्टेज बोलते हैं जहाँ पे हम स्लाइड को रखते हैं, दिस इज द स्टेज। और इसके नीचे डायफ्राम होता है, डायफ्राम जो है एक्चुअली अलाउ करता है कितनी लाइट आनी है कितनी नहीं आनी है, ठीक है। ये लाइट को अलाउ करता है नीचे से जो आ रही है लाइट सोर्स से कि कितनी लाइट इसमें से आनी है और कितनी नहीं आनी। और नीचे यहाँ पे बेस होता है और इसको हम टूरेट बोलते हैं। टूरेट वो है जिसपे लेंस हमारे लगे होते हैं, आपने लेंस भी देखे होंगे 5x 10x 15x, जनरली सिंपल माइक्रोस्कोप में हम 45x तक जाते हैं, 45x तक जाते हैं, दैट इज द मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे 15x तक 45x ये सारे लेंसेज जहाँ पे लगे होते हैं इसको हम कहते हैं टूरेट, दिस इज कॉल्ड टूरेट। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक दो लेंस है, एक आई पीस की तरफ है और एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव की तरफ है, ठीक है। दिस इज द आई पीस, ये ऊपर वाला जो पोर्शन दिख रहा है दिस इज द आई पीस एंड यहाँ पे जो नीचे है दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस। थोड़ा सा और एडवांसमेंट हुआ देन सिंपल से हम कंपाउंड की तरफ मूव करें, दिस इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पे भी सिमिलर वही चीजें हैं, बस यहाँ पे ये है कि हम नेचुरल लाइट की जगह आर्टिफिशियल लाइट यूज करते हैं और यहाँ पे हमें ज्यादा मैग्निफिकेशन वाला इमेज दिख सकता है और लेंस यहाँ पे थोड़े से और मैग्नीफाइड लेंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 100x तक भी जा सकते हैं, यहाँ पर हम मैग्निफिकेशन 100x तक भी जा सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें इसमें भी सेम होती है, बस यहाँ पे ये है कि हम नेचुरल लाइट यूज करते हैं जो सिंपल माइक्रोस्कोप में, यहाँ पर हम आर्टिफिशियल लाइट यूज करेंगे। तो सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप बाद में आए अराउंड इन 1920 सेंचुरी। उससे पहले तक सिंपल हुक के माइक्रोस्कोप, एंटोन वॉन लीवेनहुक के माइक्रोस्कोप ही चलते थे। फिर धीरे धीरे और एडवांसमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने लग गए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो तरह के माइक्रोस्कोप है, एक है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी मशीन्स होती हैं, ये जनरली लैब्स में नहीं मिलती हैं, इसके लिए हमें एक स्पेशली डिज़ाइन करना पड़ता है रूम और वहाँ पे रखा जाता है और इसको सिर्फ स्किल्ड पर्सन जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप लैब में देख सकते हैं, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए वी रिक्वायर एक्चुअली द स्किल्ड पर्सन, हमें वहाँ पे स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देयर इज अ स्कैनर एंड इससे हम
स्कैन करके इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से वी कैन ऑब्जर्व द टाइनी ऑब्जेक्ट। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है दूसरा। ट्रांसमिशन में यहाँ पे भी ये भी बहुत बड़े स्पेशली डिजाइंड रूम्स में प्रेजेंट होते हैं। ये इसके टाइप्स हैं जो आप हायर क्लासेस में इसमें डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे कि व्हाट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स दे पोजेस टू हैव। आपको डिफरेंसेस पूछा जा सकता है, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम बीम ऑफ लाइट को यूज कर रहे हैं फॉर द इल्यूमिनेशन, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम जनरली इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं। आप इसके नाम से इजीली बता सकते हैं दैट यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर इल्यूमिनेशन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम ग्लास लेंसेज का यूज कर रहे हैं, वेयर एज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी आर यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप कहीं भी रख सकते हैं, इजीली पोर्टेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह आपने हिला दिया, यहाँ पे रखना था वहाँ रख दिया। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ स्पेशल रूम। एक पूरा सेटअप होना चाहिए और पूरा एक रूम इसके लिए डिजाइंड होता है, और इसके यूज के लिए भी बहुत ही सावधानी से इसे यूज करना पड़ता है। बिकॉज हम जनरली यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें हम यूरेनियम और टाइटेनियम ये सब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हमें कोई इंटरनल वैक्यूम की जरूरत नहीं होती है उसके काम करने के लिए। ठीक है, कोई वैक्यूम नहीं चाहिए हमें। लेकिन कंपाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो ये सारी चीजें हमें चाहिए होंगी, इट रिक्वायर्स दैट इंटरनल वैक्यूम। बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वी डोंट रिक्वायर एनी सच इंटरनल वैक्यूम फॉर इट्स वर्किंग। ये तो माइक्रोस्कोप्स की बात हो गई। जितने भी माइक्रोस्कोप्स थे, इन्वेंशन हुई और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्वेंट किया। अब आते हैं कि सेल की तरफ हम थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं कि शेप और साइज कैसा हो सकता है सेल का। तो देखो, शेप हर सेल का अलग अलग होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कोई सेल आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग दिखेगा, कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट दिखेगा। कोई डिस्क शेप के हैं, कुछ इलोंगेटेड सेल्स भी हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक फिगर्स हैं ऑफ द शेप एंड द साइज ऑफ अ सेल। तो शेप में आप देख सकते हैं, स्फेरिकल में वी हैव ओवम। ओवम जो है स्फेरिकल शेप का है, लेकिन आप स्मूथ मसल सेल देखेंगे वो स्पिंडल शेप का है। तो हर सेल का शेप एक्चुअली उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। जैसा जिसका फंक्शन होगा, जैसा जिसका काम है, वैसा उसका शेप है। क्योंकि अगर शेप अगर हम अलग रखेंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, शेप भी हर ऑब्जेक्ट का आप अपने नेकेड आई से भी आप जो देख रहे हैं आपके आसपास में भी हर चीज का शेप बहुत अलग है। ठीक है, अब रोटी बनाना है, रोटी बनाने के लिए आपके पास जो बेलन है वो आप देखेंगे उसी शेप का हो सकता है। अगर उसका शेप चेंज कर दिया तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो हर शेप जो है सेल का वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइडेड होता है। तो जैसा जिसका काम है वैसा उसका शेप है। स्टीलिएट शेप का है बोन सेल हमारा। बोन सेल अब इस तरह से शेप का है। नॉब थ्रेड शेप का स्पर्म है। ठीक है, इलोंगेटेड हो गए नर्व सेल्स। डिस्क शेप के हैं आरबीसीज। आरबीसीज अगर डिस्क शेप के नहीं होंगे तो ब्लड वेसल से पास नहीं हो पाएंगे। तो पास नहीं हो पाएंगे तो अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ भगवान ने सोच समझ के बनाया है। जिसका जैसा शेप है वैसा उसका साइज होगा, वैसा उसका काम होगा। तो भगवान पे कभी संदेह नहीं करना है, भगवान ने जो भी बनाया है सब कुछ अच्छा बनाया है। नाउ देयर आर सर्टेन साइज ऑफ सम सेल्स। अब साइज भी सबका एक जैसा नहीं है। अब यहाँ देखो, एटम है, एटम इज ऑफ 0.1 नैनोमीटर, बहुत छोटा है एटम। अमीनो एसिड आप देखो 1 नैनोमीटर के हैं। प्रोटीन वहीं पे थोड़े और ज्यादा बड़े होंगे। राइबोसोम और थोड़े बड़े हैं। वायरसेस का साइज देखेंगे आप 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में है। बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा की अगर बात करें, सबसे छोटा बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटा बैक्टीरिया हमारा माइकोप्लाज्मा है। फिर उसके बाद ये सारे ऑर्गेनलीज आते हैं। सबसे बड़ा सेल हमारा है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ा सेल है बॉडी में। और हर सेल का शेप हर ऑर्गेनिज्म में सेम होता है। ऐसा नहीं है कि एलिफेंट है तो एलिफेंट का जो स्पर्म होगा वो बहुत बड़ा होगा, या नर्व सेल्स उसके बहुत बड़े होंगे। सेल का जो शेप और साइज है वो कांस्टेंट रहता है इन एवरी ऑर्गेनिज्म। चाहे वो पैरेट है, चाहे वो लॉयन है, चाहे वो डायनासोर है, चाहे वो हिप्पोपोटामस है, शेप और साइज सबका सेम रहेगा। ओके। और लॉन्गेस्ट सेल हमारा नर्व सेल है। सबसे लंबा सेल हमारा नर्व सेल है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल हमारा माइकोप्लाज्मा। तो ये इसके साइज की बात हो गई। नेक्स्ट है, अब सेल क्या है। एक सेल मतलब ऑर्गेनिज्म एक सेल से भी बन सकते हैं और बहुत सारे सेल से भी बन सकते हैं।
जो एक से बना है वो ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, ये सब आप लोगों ने सुना होगा कि स्ट्रेंथ जो है वो यूनिटी में ही होती है। अगर अकेला कोई बंदा है तो वो ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप देखो कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, एक ही सेल को बेचारे को सारा काम करना पड़ता है। अगर उसकी इंजरी हो गई, कुछ हो गया तो डेथ हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की ऑटोमेटिक। ठीक है, जितने भी सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है वो सारा ही एक ही सेल सारा काम करता है। तो इसका साइज भी बहुत ही छोटा होता है, दैट इज 1 to 10 माइक्रोमीटर। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आप देखेंगे वो बहुत सारे सेल से बनते हैं, तो वो लार्ज साइज के होंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो बहुत सारे सेल से बन रहे हैं। और उसमें एक ही सेल जो है सारी एक्टिविटीज नहीं करता, वहाँ पे हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। एंड दैट डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है यहाँ पर कि काम उसने डिवाइड कर दिया। जब काम डिवाइड हो गया तो काम भी अच्छे से होगा, एफिशिएंटली होगा और मल्टीटास्किंग भी हो पाएगी। ठीक है, अगर इंजरी हुई, डेथ हुई, मतलब कुछ डैमेज वैमेज भी हुआ किसी टिश्यू में, तो इससे पूरा ऑर्गेनिज्म अफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज उसमें क्या है कि रिन्यू भी हो सकते हैं टिश्यूज और रिप्लेस भी हो सकते हैं। तो रिन्यूएबल रिप्लेसेबल वाली कैटेगरी भी है हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास, जो कि यूनिसेलुलर में नहीं है, बिकॉज स्ट्रेंथ ऑलवेज लाइज इन यूनिटी। तो यूनिटी तो है ही नहीं यूनिसेलुलर में, बिकॉज एक ही सेल है वहाँ पे, तो एक सेल क्या क्या काम कर सकते हैं। तो डिफरेंसेस आपको आ सकते हैं एग्जाम में, राइट, द डिफरेंसेस बिटवीन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, फिर ये डिफरेंसेस आपको अच्छे से करने हैं सो दैट कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बातें हो गई। अब इसके बाद है हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। अब देखो, भगवान ने जब सेल्स बनाने शुरू किए तो जो पहले के सेल्स थे वो यूनिसेलुलर थे। तो जो यूनिसेलुलर सेल्स थे उनमें बहुत सारी चीजों की कमी थी, क्योंकि वो एक ही सेल से बने थे। तो वो एक सेल के अंदर क्या क्या चीजें भगवान दे सकता था। तो साइज जो उस टाइम के सेल्स थे उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। जो पहले के सेल्स थे उनका साइज बहुत छोटा हुआ करता था और उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता था। उस टाइम पे कोई उनके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं था ज्यादा, डीएनए जो था वो सब ऐसे ही साइटोप्लाज्म में रहता था। और न्यूक्लियर रीजन में हमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती थी। एक क्रोमोसोम था। क्रोमोसोम इज द जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर सारा जीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज एब्सेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली का मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनलीज थे उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं थी। जो मतलब जैसे आप ऐसे समझ लो कि अगर घर के अंदर रूम्स नहीं होते, सिर्फ एक ऐसा हॉल होता, तो आप काम अच्छे से नहीं कर पा सकते थे। ठीक है, सेल अगर घर में रूम्स हैं तो किचन में आप किचन का काम करोगे, हॉल में आप हॉल का काम करोगे, बाथरूम में आप बाथरूम का काम करोगे। तो एक डिवीजन है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं था। वहाँ पे कोई सेल के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं थी, ना ही कोई कंपार्टमेंट था। कोई कंपार्टमेंट नहीं होने की वजह से भी वो काम ढंग से नहीं कर पाते थे। और जो भी सारी चीजें थी वो स्कैटर्ड थी। राइबोसोम्स थे तो वो इधर उधर ऐसे पड़े हुए थे साइटोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट था। न्यूक्लियोलस में क्या होता है, आरएनए सिंथेसिस होता है। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, ये सब न्यूक्लियोलस में होता है। तो जितने भी पहले के सेल्स थे, बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं, अभी भी हैं ये सारी चीजें। प्रोकैरियोट्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। सो ओल्ड इज गोल्ड। तो कुछ भी हो जाए, ब्लू ग्रीन एल्गीज, बैक्टीरिया हमेशा रहेंगे। ठीक है, चाहे यहाँ पे सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी चीजें आ जाए, बैक्टीरिया आर इमॉर्टल। ओके, अमीबाज आर इमॉर्टल, इनकी डेथ नहीं होती, नेचुरल डेथ, बिकॉज ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। दे डोंट हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इनको कोई काम नहीं है। दे जस्ट हैव टू प्रिपेयर फूड एंड जस्ट टू कॉज डिजीज, और जस्ट टू सम आर एडवांटेजेस, सम आर डिसएडवांटेजेस। ठीक है, कुछ अपना काम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब कुछ भी हो जाए, दे विल ऑलवेज एग्जिस्ट बिकॉज ओल्ड इज गोल्ड। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ भी नहीं होने की वजह से भी आज भी ये एग्जिस्ट करते हैं। वहीं यूकैरियोटिक सेल, जब थोड़ा सा इवोल्यूशन किया भगवान ने, तो वहाँ पे साइज बढ़ाया सेल का, न्यूक्लियस भी दिया सेल को कि चलो न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन भी दे देते हैं, प्रोटेक्शन भी हो जाएगी। बहुत सारे क्रोमोसोम्स भी दिए, बहुत सारे जीन्स दिए, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज दिए भगवान ने। तो राइबोसोम्स धीरे धीरे बड़े होने लग गए साइज में, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होने लग गए। न्यूक्लियोलस वहां पे आने लग गया। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, मल्टी सेलुलैरिटी इंक्रीज होने से यूकैरियोटिक सेल्स आए। यूकैरियोटिक में हमें ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जो कि प्रोकैरियोटिक में हमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं देखने को मिला। ये मेजर डिफरेंसेस थे बिटवीन दी यूकैरियोट्स एंड दी प्रोकैरियोट। तो यूकैरियोट्स में आज के जितने भी फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस आप देख रहे हैं, ये सब यूकैरियोट है। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया, एल्गीज,
सर्टेन वायरसेस, ये सब आते हैं इसमें। अब सेल का जो मेन कंटेंट है उसकी बात करते हैं। अब हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे पहले हमने सिंपल चीजों के बारे में बताया आपको, और ये सिंपल चीजें धीरे 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 कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। अब सेल के अंदर बहुत सारा कंटेंट आना शुरू हुआ, तो प्रोटोप्लाज्म जो है आप ये कह सकते हैं कि ये सेल की आत्मा है। सेल की आत्मा इज द प्रोटोप्लाज्म। सेल जो है प्रोटोप्लाज्म की वजह से जिंदा है। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल। सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है वो सारा प्रोटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म कलरलेस है, ट्रांसलूसेंट एक फ्लूइड है, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म और हमारा न्यूक्लियस और दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। ओके, आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं दैट दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, और इसके अंदर न्यूक्लियस है और सारा साइटोप्लाज्म है। ये तीनों ही चीजें मिलके हमारा प्रोटोप्लाज्म बनाती है। ये तीनों ही चीजें मिलके हमारा प्रोटोप्लाज्म बनाती है। इन शॉर्ट अगर आपको हिंदी में याद रखना है तो आप ये याद रख सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म जो है सेल की आत्मा है। तो ऑल द लिविंग सेल्स कंटेन प्रोटोप्लाज्म। जितने भी लिविंग सेल्स हैं सबके अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा। और प्रोटोप्लाज्म एक बड़ा यूनिट है आप कह सकते हैं, और साइटोप्लाज्म एक साइटोप्लाज्म जो है छोटी यूनिट है। तो साइटोप्लाज्म में सारा कंटेंट यहाँ पर होगा, न्यूक्लियस भी होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें कलेक्टिवली इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म इज द आत्मा ऑफ द सेल। नेक्स्ट है इसके बाद आफ्टर प्रोटोप्लाज्म हम बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर में आप देखेंगे सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इसके अंदर न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। अब धीरे धीरे हम इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो जो सेल मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बाहर वाली लेयर है। ठीक है, ये बाहर वाली लेयर होती है और ये सेल के सारे कंटेंट को सेपरेट करती है फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। मेम्ब्रेन वर्ड आप कहीं भी यूज करते हैं, इसका मतलब है कि वो एक पतली सी लेयर होगी, झिल्ली हो जैसी होगी, जो सेल के कंटेंट को कवर कर रही है कहीं ना कहीं। और ये क्या करती है, सारी चीजों को अंदर नहीं आने देती, एक गेटवे का काम करती है। जैसे आपके घर में गेट है तो गेट में आप हर किसी को तो गेट, हर किसी के लिए आप गेट नहीं खोल सकते हो। आप जिनको जानते हो उनके लिए आप गेट खोलोगे और उनको ही आप अंदर आने के लिए अलाउ करोगे। तो वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी क्या होता है, दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर आने देती है। इट ओनली अलाउ सर्टेन सब्सटेंसेस। जो सेल के लिए बुरा है उसको वो अंदर नहीं आने देगी, जो सेल के लिए अच्छा है या उस सेल के लिए अच्छा है या उस मेम्ब्रेन के लिए अच्छा है वो उसी को अंदर आने देगी। और ये बायलिपिड लेयर होती है, लिपिड की बनी हुई लेयर होती है ये। और इसके अंदर यू कैन से 75% ऑफ प्लाज्मा लीमा इज प्रेजेंट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है। तो छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच होते हैं इसकी मेम्ब्रेन से, और ये पूरी ही लेयर मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन से बनी होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रोटीन का बना है, सेल भी प्रोटीन का बना हुआ है कह सकते हैं हम। ये कुछ फंक्शंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जैसे शेप प्रोवाइड करना टू द कंटेंट ऑफ द सेल, मैकेनिकल बैरियर का काम करना, ना कि सारी चीजों को अलाउ करना, सिर्फ कुछ चीजों को अलाउ करना। सेमी परमिएबिलिटी भी कई बार ये दिखाता है। और एंडोसाइटोसिस अभी हम आगे पढ़ेंगे। एंडोसाइटोसिस मतलब होता है कि किसी भी ऐसे कंटेंट को ये अपने अंदर ले सकते हैं, लाइक फॉर द पर्पस ऑफ फूड को एंटर करने देना, या किसी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस को एंटर कराना। रिकॉग्निशन सेंटर की तरह भी काम करता है कुछ, जैसे गेट में आप गेट खोलने गए तो वहां पे आपने कैमरा लगा दिया कि भाई हम अंदर से देख सके कि बाहर की तरफ कौन है। ठीक है, वो कैमरा जो है वो एक रिकॉग्निशन सेंटर का काम कर रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भी ऐसे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो ये पहले रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन आ रहा है। फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन भी इसी से डिसाइड होता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आनी है सेल के अंदर, सेल के लिए अच्छी है। सारी इन्फॉर्मेशन तो आप अपने गेट से बाहर ही रखते होगे घर पे, घर के अंदर आपकी वही इन्फॉर्मेशन आती है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को भी ये रेगुलेट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये पूरा ही तरह मतलब पूरी ही तरह से एक गेटवे का काम कर रहा है। ऑस्मोसिस, पानी को अंदर आना है, सेल की कॉन्टिन्यूटी डिसाइड करनी है, या उसको कोई स्पेशल फंक्शन देना है लाइक एब्जॉर्प्शन, मॉडिफिकेशन करना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसा कि आपके घर का गेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर गेट नहीं होता तो आपके घर में कोई भी घुस सकता है। ठीक है, कोई भी घुस सकता है, कुछ भी आपके घर से लेके जा सकता है, लेकिन अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, गेट है, तो आपके घर से कुछ नहीं जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द सेल, जो सेल को बहुत ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कहीं ना कहीं।
अब सेल के प्रोटेक्शन के बाद अब इसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि मतलब कौन से सब्सटेंसेस हैं जिसकी वजह से सेल कौन से सब्सटेंसेस को अंदर आने देगा, कौन से को नहीं आने देगा। तो सेल के अंदर देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो जनरली वो पानी के अंदर रहते हैं, तो पानी ही आएगा उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबल। तो यहाँ पे हम ऑस्मोसिस की बात करेंगे कि ऑस्मोसिस से पानी जो है सेल के अंदर कैसे एंटर हो रहा है। तो यहाँ पे 3 तरह के हाइपोटोनिक सोल्यूशन हैं। 3 तरह के सोल्यूशन हैं, आप देख सकते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो आइसोटोनिक में आप देखेंगे कि बाहर जितना पानी था और जितने सॉल्यूट थे, सेल के अंदर भी उतना ही पानी है और उतना ही सॉल्यूट है। ठीक है, सोल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूट से एंड प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूशन बनता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के लिए मैं SL लिख रही हूँ और सॉल्वेंट के लिए SV लिख रही हूँ। ठीक है, इससे कलेक्टिवली सोल्यूशन बनता है, इससे कलेक्टिवली सोल्यूशन बनता है। तो एक सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है। तो एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट हम बात कर रहे हैं कि बाहर अगर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर कम है पानी का कॉन्सेंट्रेशन, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। अगर बारिश हो जाती है कभी बाहर, तो आप देख सकते हैं कि घर में भी पानी आ सकता है अगर बाहर पानी ज्यादा हो गया तो, क्योंकि घर के अंदर पानी कम है, तो बारिश में पानी बाहर से अंदर आ सकता है। दैट इज द हाइपोटोनिक सोल्यूशन, दैट इज द हाइपोटोनिक सोल्यूशन। उसमें क्या होगा कि सेल का लाइसिस हो जाएगा, सेल स्वेल हो जाएगा। ठीक है, पानी में आप बहुत देर तक हाथ रखोगे, अगर जैसे कपड़े धोते वक्त, नहाते वक्त, अगर आप बहुत ज्यादा पानी में रहोगे, जैसे स्विमिंग करते वक्त भी होता है कि हमारी जो ये फिंगर्स होती हैं श्रिंक होने लग जाती हैं। श्रिंक इसीलिए होती है बिकॉज बाहर में पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, बॉडी के अंदर ज्यादा है। बाहर में ज्यादा है, बॉडी के अंदर कम है। तो बाहर से हमारी बॉडी क्या कर रही है, सेल सेल जो है पानी वाटर लूज कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो सेल है वो लाइस हो रहा है कहीं ना कहीं, और सेल की श्रिंकिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, वही हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आप देखेंगे कि सेल का लाइसिस हो रहा है। जैसे आपने साबुन वाले पानी में ज्यादा देर हाथ रखा, ठीक है, तो आपका ये श्रिंक होने लग जाती है उंगलियां, तो पानी कहीं ना कहीं सेल लूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। आइसोटोनिक सोल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आइसोटोनिक सोल्यूशन में सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, ना तो सेल पानी बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, ना ही अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। हाइपोटोनिक में आप देखेंगे कि बाहर से पानी अंदर की तरफ मूव कर रहा है, बाहर से पानी अंदर की तरफ मूव कर रहा है, तो सेल जो है स्वेल हो रहा है। यहाँ पे ये जो इमोजी बना हुआ है ये इसीलिए ऐड किया गया है आपको। ये इमोजी जो है, ये आप देख सकते हैं कि ये इमोजी जो है कितना स्वेल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन था। प्लाज्मोलाइसिस में देखिए श्रिंक हो गया है, बहुत ज्यादा पतला हो गया है। और इसमें आइसोटोनिक सोल्यूशन में लिखा हुआ है ऑसम, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में हमेशा रहना चाहिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंड न्यूट्रल रहना चाहिए हमें। तो जितने भी सेल का साइकिल है, जो भी हम यहाँ पे चीजें पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑलवेज समथिंग रिलेटेड टू योर डे टू डे लाइफ। आप इसको डे टू डे लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। लाइक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर आप रहेंगे, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे या फिर कैसे भी इस तरह के एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो ऑब्वियसली बात है बाहर की चीजें आपको अंदर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है, वहीं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर आप रहेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर की अच्छाइयाँ बाहर चली जाए और आप बहुत ज्यादा न्यूट्रल हो जाओ, या फिर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाओ, वहां पे भी एक बुराई है। ठीक है, ये आप इसको डे टू डे लाइफ से भी रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हो कि हाइपो में समथिंग देयर इज ओ लाइक थिंग, तो ओ में क्या है, देयर विल बी अ स्वेलिंग, वहां पे आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। एंड हाइपरटोनिक में देयर विल बी श्रिंकेज, बहुत ज्यादा हाइपर हो गई, गुस्सा हो गई, गुस्सा होने से क्या होगा कि आपकी कहीं ना कहीं बॉडी की एनर्जी लूज हो रही है, बहुत ज्यादा गुस्सा करने से आपकी बॉडी की एनर्जी लूज हो रही है, यू आर गेटिंग श्रिंक, तो आप वहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है, वहाँ पे भी प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। यू कैन रिलेट विद एनी ऑफ द थिंग। ओके, तो ये चीजें जो बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी से ही लिया गया है सारी चीज, और एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच एंड एवरीथिंग। तो यू हैव टू कनेक्ट वट एवर यू आर स्टडिंग विद योर डे टू डे लाइफ। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर आप होते हैं, तो which has a osmotic concentration lower than the solution, तो cell will be swelling there, इसको हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस। आइसोटोनिक में there is no movement of cell, there is no movement of water, no movement of solute, because जितना बाहर था उतना ही अंदर, न्यूट्रल। हाइपरटोनिक में there will be shrinkage, हाइपरटोनिक में there will be shrinkage। So I hope कि आपको ये समझ आ गया होगा। If you are not able to understand, you can ask me. If you have any query in the comment section, I will repeat it again for you.
नाउ नेक्स्ट विल बी द डिफरेंसेस. अब यहाँ पे डिफरेंसेस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड व्हाट इज डिफ्यूजन. तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट जनरली होता है फ्रॉम दी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन. जहाँ पानी ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ आने लग जाएगा पानी. ठीक है. डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में हम जनरली बात करते हैं यहाँ पर लाइक सब्सटेंसेस की मूवमेंट. दैट सब्सटेंसेस कुड बी गैस, कुड बी एनी लिक्विड. ओके. जनरली लिक्विड में भी होता है डिफ्यूजन और गैसेस में ज्यादा होता है डिफ्यूजन. तो ये भी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होता है. जैसे कि इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो कि जैसे आपने घर में आप अगरबत्ती जलाते हो रोज पूजा करने के लिए. तो आपने एक जगह अगरबत्ती जलाई लेकिन उसकी जो मतलब फ्रेग्रेंस है, उसका जो स्मेल है वो आपको पूरे कमरे में मतलब फील होता है. तो वो डिफ्यूजन की वजह से ही, जैसे आपने एक जगह अगरबत्ती जलाई तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन जो था फ्रेग्रेंस का बहुत ज्यादा था उस गैस का, और धीरे धीरे वो पूरे ही कमरे में मूव करने लग जाता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन. आप इंक को पानी में डाल के देख सकते हैं कि इंक बहुत जल्दी पूरे पानी में फैल जाती है. वो भी एक डिफ्यूजन का एग्जांपल है. तो डिफ्यूजन कैन आल्सो अकर इन द लिक्विड मीडियम. लिक्विड मीडियम में भी हो सकता है. ऑस्मोसिस देखो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसेस में भी होता है. बट ऑस्मोसिस के लिए हमें कोई सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है. ठीक है. डिफ्यूजन में एक्चुअली ये थोड़ा अलग हो गया. ऑस्मोसिस में हमें जरूरत पड़ती है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की. डिफ्यूजन में हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है. दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक हियर. एंड ऑस्मोसिस में इट हेल्प्स टू इक्वलाइज द कॉन्सेंट्रेशन. ऑस्मोसिस से हम कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल रख सकते हैं बाय थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस इन द मीडियम. जैसे कि बीच में हमने कुछ दीवार रख दी, या फिर कुछ दीवार तो नहीं रख सकते बिकॉज दैट इज नॉट सिलेक्टिवली परमिएबल. हमने लाइक लेट्स से कि एक पॉलिथीन रख दिया, या फिर कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन. हम जनरली हम योग का जो एग का जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम यूज करते हैं एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. तो इसके लिए फिसल फनल एक्सपेरिमेंट है. उस एक्सपेरिमेंट में हम HCl को यूज करके एग का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको कैल्शियम का उसको डिसॉल्व करके उसके अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह यूज करते हैं फॉर अवर एक्सपेरिमेंट इन बायोलॉजी. तो यहाँ पर हम ऑस्मोसिस में एक कोई मेम्ब्रेन यूज करते हैं फॉर टू पास दैट सब्सटेंसेस फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर. बट डिफ्यूजन में हमें कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है. इट डज नॉट इक्वलाइज द कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. तो ऑस्मोसिस में हम इक्वल कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन बाय हैविंग दिस द सब्सटेंसेस दैट हैज टू बी गेटिंग डिफ्यूज्ड. और ये ऑस्मोसिस जनरली काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv². दैट इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स. पार्टिकल्स किस एनर्जी से एक्चुअली मूव कर रहे हैं ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. एंड प्रेजेंस ऑफ द सब्सटेंसेस डज नॉट अफेक्ट द इन्फ्लुएंस. कितने भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो वो उसकी प्रोसेस डिफ्यूजन की प्रोसेस को अफेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. यहाँ पे लेकिन डिफ्यूजन में ऐसा नहीं है. डिफ्यूजन में प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन्फ्लुएंसेस द ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली. तो यहाँ पे अफेक्ट होगा थोड़ा सा डिफ्यूजन में अगर बहुत ज्यादा अलग अलग मॉलिक्यूल्स है. लाइक एक अगर एक तरफ खाना बन रहा है, एक तरफ अगरबत्ती जला रहे हो और एक तरफ कुछ और फ्रेग्रेंस है, तो फ्रेग्रेंस मिक्स हो जाएगी कि यहाँ से ये खुशबू आ रही है वो थोड़ी टाइम बंद हो गई, फिर दूसरी खुशबू आ रही है वो बंद हुई. मतलब फ्रेग्रेंस गैसेस में ये बहुत जल्दी अफेक्ट होता है. ठीक है. बहुत जल्दी ये इरेडिकेट भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी ये अफेक्ट भी होते हैं. पानी में ऐसा कुछ नहीं होगा. पानी में सब्सटेंसेस का जो मतलब प्रेजेंस है दूसरे सब्सटेंसेस का, पानी में चीनी घोला, नमक घोला, तो पानी फिर भी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा सेमी परमिएबल से, डिपेंडिंग ऑन द सॉल्यूट हम कौन सा एक्ट कर रहे हैं वहाँ पे. तो वहाँ पे इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होगा डिफ्यूजन पे. अब डिफ्यूजन और इसमें क्या होता है? दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जनरली हम क्या करते हैं? एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हम जनरली लेके चलते हैं कि इट रिक्वायर्स एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स. एक्टिव एनर्जी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप सीढ़ी के नीचे से ऊपर जा रहे हैं, सीढ़ी से नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आपको ज्यादा एनर्जी लग रही है. ठीक है. आपको ज्यादा एनर्जी लग रही है और आप अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं. अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द ग्रेविटी आप जा रहे हैं. तो एक बायोकेमिकल प्रोसेस होगा और यहाँ पे आपको कैरियर की जरूरत पड़ेगी. अगर आप चल नहीं सकते हैं तो आपको रेलिंग पकड़ के चलना पड़ेगा, या कोई बहुत एजेड है तो उसको लकड़ी लेके चलना पड़ेगा. तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई कैरियर की जरूरत पड़ेगी नीचे से ऊपर जाने के लिए. और ये बहुत जल्दी होगा. इट इज अ रैपिड प्रोसेस. इट इज यूनिडायरेक्शनल. एक बार ऊपर चले गए फिर आप नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स कि मॉलिक्यूल कैसा है. अगर उसका काम ऊपर का है तो वो ऊपर ही रहेगा, फिर क्यों नीचे आएगा. एंड इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्टिव अपटेक ऑफ मिनरल्स. और इसमें कुछ सिलेक्टिव
मतलब मिनरल्स का अपटेक भी होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एंड इसमें मटेरियल्स जो है एक्यूमुलेट भी हो सकते हैं सेल्स के अंदर। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में देखो कोई एनर्जी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पानी सीढ़ी से ऊपर से नीचे ही आएगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ये हमेशा अलोंग दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट रहता है। और ये एक फिजिकल प्रोसेस है और इसमें कोई कैरियर इन्वॉल्व नहीं होता है। कैरियर्स आर जनरली नॉट इन्वॉल्व, ये खुद से ही आ जाते हैं नीचे बिकॉज इट इज अलोंग दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो पानी के साथ बह के कुछ भी चला जाएगा कहीं भी, इट इज बाई डायरेक्शनल। ठीक है, इट अलाउज ऑलवेज अलाउ द ट्रांसमिसिबल मॉलिक्यूल्स टू एंटर इनटू द सेल, जो भी मिक्स हो सके, ट्रांसमिट हो सके, ये उन सारे सब्सटेंसेस को भी अपने साथ लेके चला जाएगा सेल के अंदर। और इसमें कोई भी एक्यूमुलेशन नहीं होता है मटेरियल्स का पैसिव ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि पैसिव में आप ऐसे समझ सकते हैं जो बहता हुआ पानी है, बहता हुआ पानी आप उसको ऊपर लेके जाना है बहते हुए पानी को, तो आपको लाइक ट्यूब का यूज करना पड़ेगा, यू कैन से पंप का यूज करना पड़ेगा, वहाँ पे एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। जहाँ एनर्जी आपको देनी पड़ रही है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, जहाँ पे कोई एनर्जी आपको नहीं देनी पड़ रही है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। पैसिव में कोई एनर्जी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है और वो अलोंग दी फ्लो होती है, और एक्टिव इज अगेंस्ट दी फ्लो। और एक्टिव में एक बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, पैसिव में एक फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है। यहाँ पे कोई कैरियर की जरूरत नहीं है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर की जरूरत होगी। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में ही हम एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट को पढ़ रहे हैं, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा लाइक किस तरह से हमें डिफरेंसेस इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन कमेंट मी एंड आस्क मी, एंड आई विल क्लियर योर डाउट श्योर। तो प्लीज बताइए अगर आपको कोई डाउट है, आई विल क्लियर इट। अब इसमें है बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा अमाउंट में जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई एक चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, तो उसको हम बल्क ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, उसे हम बल्क ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो इसमें जनरली जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं और फूड पार्टिकल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल जो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फोल्ड कर देते हैं समटाइम्स, और उसकी फोल्डिंग की वजह से वो एक कैरियर वेसाइकल की तरफ बन जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और इसके अंदर कुछ फ्लूइड्स हैं। देयर आर टू टाइप फ्लूइड, एक पर्पल कलर का फ्लूइड देख सकते हैं और आप एक ग्रीन कलर का। तो ये पर्पल और ग्रीन जो है ये मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होकर ये चीज वेसाइकल में बनने के बाद ये मेम्ब्रेनस वेसाइकल बनके तब ये रिलीज हो रही है सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी मॉडिफिकेशन कर दे रहा है वो फ्लूइड, एंड वो फ्लूइड सॉल्यूट को साथ लेके बहुत बल्क में इन लार्ज अमाउंट एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है। दिस इज कॉल्ड बल्क ट्रांसपोर्ट। तो इसमें जितने भी कैरियर वेसाइकल्स जो फॉर्म होते हैं दे ब्रिंग द मटीरियल अलोंग इनटू द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग मीडियम। वो अपने आसपास के मीडियम से वो सारा बल्क में मटीरियल लेके जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंडोजोम्स। तो एंडोजोम्स इसमें क्या करते हैं, मटीरियल को सेल से बाहर लेके जाते हैं वाया द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। और ये इस तरह का प्रोसेस हमें अमीबा में भी देखने को मिलता है। अमीबा इज अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये सिंगल सेल है, उसके अंदर एक ही सेल है, उसी को डाइजेशन, रेस्पिरेशन सारी चीजें करनी पड़ती है, तो वो बेचारा पानी में रहता है वो सेल, तो पानी से ही अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो पानी से जो भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है वो एंडोसाइटोसिस और इसी प्रोसेस से वो एब्जॉर्ब करता है। बल्क ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पे भी। और जब एक्सक्रीशन करना है तब भी वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर्म करते हैं और उस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को वो अपनी बॉडी से रिलीज कर देते हैं। तो एक्सक्रीशन, डाइजेशन वो इसी तरह से करेंगे और बहुत बल्क में करते हैं। दैट इज कॉल्ड बल्क ट्रांसपोर्ट, दैट इज इन लार्ज अमाउंट। और इसको हम कहते हैं इट इज डन बाय दी, जब एक्सक्रीशन करना होता है दैट इज डन बाय दी एक्सोसाइटोटिक वेसाइकल्स, और इसको हम सेल्यूलर वॉमिटिंग भी बोलते हैं, इसको कॉमनली एफएजी बोलते हैं, एफएजी। ठीक है, एफएजी। तो एंडोसाइटोसिस, एफएजी, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, ये सारी चीजें एंडोसाइटोसिस में आती है और ये सब बल्क में होता है। अगर बल्क में कोई चीज हो रही है तो इसको हम बल्क ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। बल्क मीन्स लार्ज अमाउंट। तो लार्ज अमाउंट में कोई भी चीज ट्रांसफर होगी दैट इज कॉल्ड बल्क ट्रांसपोर्ट। तो बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे पास दो चीजें आती है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एंडो मीन्स जब सेल के अंदर कुछ आना है, दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में हमारे पास टू डिविजन्स है, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। तीनों में जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल का इंटेक होता है। फेगो में जनरली सॉलिड पार्टिकल्स और बड़े जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनका इंटेक होता है, दैट इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में वी कैन टेक इनटू कंसीडरेशन कि समथिंग लिक्विड विल बी देयर। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिक्विड कंटेंट होगा, उसको हम पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। और फेगोसाइटोसिस में क्या होता है,
जनरली कोई फूड पार्टिकल, कोई बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल, इस तरह का कुछ पार्टिकल जब सेल के अंदर आएंगे देन इट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। तो ये एंडोसाइटोसिस में दो टाइप है हमारे पास, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस में जो पिनोसाइटोसिस है इसमें हम जनरली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करते हैं, जिसमें कि कोई भी बाहर का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा दैट विल कम इनसाइड इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल, और ये लिक्विड के फॉर्म में होंगे। ये भी हमें अमीबा में देखने को मिला है फर्स्ट टाइम। सो इसको हम सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। पिनोसाइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल ड्रिंकिंग, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वाटर थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है। तो वाटर हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, और एनी लिक्विड कंटेंट विल बी देयर। फेगोसाइटोसिस में आप देखेंगे, फेगोसाइटोसिस में सॉलिड पार्टिकल्स आर देयर। So this is the intake of solid particles through the cell membrane. So it is called cell eating. इसको हम cell eating बोलते हैं। तो ये feeding method है मेटाजोन्स के अंदर। जो मेटाजोन्स है, मेटाजोन्स आर जनरली लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं। आफ्टर दैट सिलिंड्रेट्स एंड ऑल, इसमें मेटाजोन्स आते हैं। तो मेटाजोन्स और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर हमें फेगोसाइटोसिस देखने को मिलती है। और ये एक तरीका है जिससे कि WBCs जो हैं वो भी अपने जो सेल डेब्रीज है, माइक्रोब्स हैं या जितने भी, वो भी इसी तरह से फूड मतलब पार्टिकल्स को एंगल्फ करते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पहले वो किसी को इनिशियली इट इज कोटेड विद द एक्टिन मायोसिन एंड एंगल्फ द सॉलिड मटेरियल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी कुछ एक्टिन एंड मायोसिन करके कुछ कोटेड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, दोज एक्चुअली एंगल्फ द सॉलिड पार्टिकल। और जैसे ये डिटैच होते हैं सेल सरफेस के पास, तो वैसे जितने भी कंटेंट है वो सारा फेगोसोम जो है उसको लाइज कर देता है। फेगोसोम्स एंड दी लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है वो फेगोसोम को सारा लाइसिस कर देता है। तो इसी तरह से अमीबा भी फूड अपना ऑब्टेन करता है। अमीबा हो गया हमारा, WBC जो हमारे सेल के अंदर है, WBC भी इसी तरह से फॉरेन पार्टिकल को एंगल्फ करके दे फेगोसिटाइज दैट। WBC आर कॉल्ड दी सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। तो उनको फॉरेन पार्टिकल, कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसको किल करना होता है, तो दैट ऑल्सो इज किल्ड बाय दिस सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे ये सेल के साथ डिटैच होके फ्रॉम द सेल सरफेस इनटू द साइटोप्लाज्म जितना भी सेल कंटेंट होता है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं वाया द लाइसोसोमल एंजाइम्स। तो ये आप डिटेल में पढ़ेंगे 10th क्लास में थोड़ा सा। और फेगोसाइटोसिस आपने अमीबा में पढ़ा होगा 8th क्लास में। तो फेगोसाइटोसिस में भी क्या होता है कि सॉलिड फूड पार्टिकल को ये सीडोपोडिया के हेल्प से, सीडोपोडिया इज कॉल्ड दी फॉल्स फीट, ठीक है, ये अमीबा का फॉल्स फीट होता है। ऐसा लगता है कि फीट जैसा है लेकिन वहाँ पे ऐसा फीट जैसा कुछ होता नहीं है, एंड इज कॉल्ड फॉल्स फीट। और उसी फॉल्स फीट से अमीबा जितना भी सॉलिड पार्टिकल है उसको एंगल्फ करके उसको फेगोसोम बनाता है। फेगोसोम बनाने के बाद उसका अंदर लाइसिस होता है, उसका डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो भी हैं उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। और इसी तरह से जब उसको एक्सक्रीशन करना होता है इट विल फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ना कि उसको बॉडी से किसी भी पार्ट से एक्सक्रीट आउट कर सकता है। तो ये जस्ट अ वे ऑफ हाउ अ सेल इज एक्चुअली ट्रांसपोर्टिंग द सब्सटेंसेस, ठीक है। सबसे पहले हमने सेल की बात की, सेल सेल क्या होता है, सेल की थ्योरी क्या होती है। फिर हमने अलग अलग साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन पढ़ा जिन्होंने हमें बताया कि सेल एक्चुअली कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, बिकॉज इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ, बिकॉज आप अपने बारे में कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं इसको एट द सेल्यूलर लेवल। बिकॉज हमारी बॉडी में भी पिनोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस हमें फील नहीं होता, बट इट इज रैंडमली गोइंग ऑन इन अवर बॉडी, बिकॉज हमारी बॉडी भी एक डायनेमिक स्टेट है और इसमें जितने भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जितनी भी हो रही है उसमें भी ये कहीं ना कहीं ये सारे प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर है। तो एंडोसाइटोसिस, बल्क ट्रांसपोर्ट और ये ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, दिस आप अपने डे टू डे लाइफ में भी कहीं ना कहीं देख ही रहे हो। तो ये जितने भी पाथवेज, जितने भी फिनोमिनन्स हमने पढ़े हैं, दीज आर ऑल रिलेटेड टू योर डे टू डे लाइफ। और सेल हमारा एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इसलिए हम उसको बेसिक यूनिट बोलते हैं, बिकॉज इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो सेल जो है एक्चुअल में बहुत काम कर रहा है। अगर आप देखो तो एक सेल की वजह से ही एग्जिस्टेंस पूरे अर्थ का है। अगर सेल नहीं होता तो कोई ह्यूमन बीइंग ही नहीं होता, ठीक है। तो हम उस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं एक्चुअली जिससे हम कहीं ना कहीं इवॉल्व हुए हैं। तो सेल की वजह से ही सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं आज की डेट में। जो भी चीजें आप देख रहे हैं, अगर सेल नहीं होता, अगर सेल के बारे में हमें नहीं पता होता शायद, तो हम अपने बारे में ही नहीं पता कर पाते दैट हाउ वी एग्जिस्ट। So this is all about the existence on earth. So in the next video we will cover some other topic, and if you like my video then please subscribe it and let me know if you have any doubt, any query. I will definitely clear. So please, if you like my video, please share and subscribe it. Thank you for watching and stay tuned.